तो ये वीडियो जो है वो बेसिकली मैं इसमें कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए जो मैं इसका कुछ इसमें लगाऊं। बस मैं कुछ कहना चाहता था इस पे कि इंडियन मतलब भारत में नीट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अजीब लगती मुझे देखने में। खुद दे चुका हूँ इसको कई बार। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि यहाँ जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर्स हैं और जो बाकी लोग हैं जो नीट से जुड़े हुए हैं, वो टॉपर्स को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं। टॉपर्स को सेलिब्रेशन या फिर उनको अप्रिसिएशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनका ऑलरेडी हो चुका है, उनका सिलेक्शन पर कंफर्म है, उनके नंबर अच्छे आए हैं। ज़रूरत किसको है आपके सपोर्ट की? ज़रूरत किसको है जिनका नहीं हुआ? ज़रूरत उन लोगों को है जिनके मार्क्स एकदम बाउंड्री पे आके रुक गए। ज़रूरत उन लोगों को है जिन लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे थे पर किसी परिस्थिति की वजह से उनके मार्क्स ख़राब हो गए। अब परिस्थिति क्या है वे आप सभी लोग जानते हैं, पर उस परिस्थिति को आप देख के अनदेखा कर देते हैं। आखिर में बच्चों के सिर्फ और सिर्फ परिणाम जो है वही मायने रखते हैं, इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। ये मैंने सभी टीचर्स के साथ देखा है कि वो लोग भी सिर्फ उन्हें ही अप्रिशिएट कर रहे हैं जो लोग अच्छे नंबर लेकर आए। उनको ज़रूरत नहीं है, सीधी बात ये है। दूसरी चीज़, हमारी जो उम्र है ये 17-18 साल, जस्ट 12वीं पास करने के बाद बड़ी ही कच्ची उम्र है ये। इसमें हम एक चीज़ से मन लगा के बैठे हैं कि MBBS करेंगे। वास्तविकता में ये है MBBS की सिर्फ 63,000 सीट है और बच्चे भरते हैं 24 लाख। तो 63,000 सीटों के लिए कंपटीशन है 24 लाख बच्चों का। तो उसमें से कम 24 लाख में से 8 लाख तो ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा ही मतलब मेहनती हैं, सब कुछ है। आपको जो क्वालिटी चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए वे सभी हैं। और बाकी जितने बच्चे हैं क्या उनमें क्वालिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बच्चे में अंदर एक प्रतिभा है, पर किसी ने कम मेहनत करी तो किसी ने ज़्यादा। और ये जो जितने बच्चे हैं 8 लाख बच्चे, ये बेहद ही निपुण हैं हर चीज़ में। बशर्ते इनकी कभी कभी ये चीज़ होती है कि हालात इनके साथ नहीं होते हैं, परिस्थिति इन्हें विपरीत दिशा में मोड़ देती है। और हमारे बड़े ही सौम्य से बहुत ही नरम दिल हैं हम लोग, क्योंकि कच्ची उम्र है, एक बड़ा सपना देखा है, हाथ में सिर्फ लकीरें, हाथ खाली हैं। और जब ये सपना नहीं मिलता है, टूट जाता है, तब बहुत धक्का लगता है। और ये धक्का सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने इस चीज़ को बहुत ही करीबी से या खुद ने एक्सपीरियंस किया हो, या फिर वो किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस करते हुए सामने वाले को देखा हो। जिस पे बीतती है वही जानता है कि एक साल क्या कॉस्ट करता है, एक साल में उसने कितनी मेहनत करी थी। मेरे जैसे या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। हमारे पास बहुत सारे बच्चे जिनके पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात नहीं होती, कोई फेस्टिवल नहीं मनाते, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, एक ही रूम में रह रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, कब खा रहे हैं कब सो रहे हैं कुछ पता नहीं है, फिर भी नहीं हो पाता है। अब ऐसे बच्चों का नहीं होना, मुझे नहीं लगता कि ये जब नहीं होता है तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। और इस दुख के दो कारण हैं। पहला तो ये कि जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये दुख में और ज़्यादा जले पे नमक छिड़कने जैसा काम होता है जो टीचर्स करते हैं, जानकर या अनजाने में, पता नहीं। दूसरा, क्योंकि उनका समय वेस्ट हुआ। नीट की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि नीट में या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इट इज़ समथिंग लाइट कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो या तो आपको मिलेगा 100%, या तो कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो। और मेहनत आपकी पूरी वही है, मतलब मेहनत का जो फल है या तो वो ज़ीरो होगा या 100 होगा, बीच का कुछ नहीं होता है नीट में। यही सबसे बड़ी दिक्कत है नीट की। और मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हमारे स्कूल टीचर जो हैं वो अगर 12th में अच्छा रिज़ल्ट निकाल के दे रहे हैं, ठीक है, मतलब पास हो जा रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चे कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन वो नीट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा है कि जो हम बच्चों को सिखा ही नहीं पा रहे कि नीट कैसे निकालना है। ये चीज़ है। और सभी टीचर्स को एक साथ आना चाहिए, चाहे वो सरकारी टीचर हो, प्राइवेट टीचर हो, ऑनलाइन ट्यूटर्स हों, ठीक है, जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर है, सबको एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए कि हमारा एक भी बच्चा
बिना किसी प्रोफेशनल कोर्स के नहीं रहेगा। राइट टू एजुकेशन पे आप लेकर आइए कि हम नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री में पढ़ाएंगे। एमबीबीएस की सीट को कम से कम 1/4 तो लेकर आओ। 24 लाख है तो कम से कम 8.5 लाख तक की सीट तो लेकर आओ। इतना तो करो प्लीज़, ताकि बच्चे को लगे कि यार मेरी 50-50% चांसेस हो। अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा है वैसा। और पेपर का हमेशा एक बिल्कुल परफेक्ट सेट पैटर्न डिसाइड कर दो कि यही पेपर आएगा, मतलब इसी टाइप का पेपर आएगा। इसमें ना तो कोई बढ़ाव होना चाहिए ना उतार होना चाहिए, और जितना हो सकता है इसको मैनुअली रखो। डिजिटलाइजेशन इसका बिल्कुल भी मत करो। जैसा पहले होते आ रहा था वही बेस्ट है। अब वो बेस्ट क्यों है मैं बताता हूँ। देखो, कंप्यूटर कितना ही अच्छा हो वो हैक हो सकता है। इंडिया में 95% से ज़्यादा कंप्यूटर जो हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो सभी पायरेटेड विंडोज़ चलाते हैं। जो लोग पायरेटेड विंडोज़ नहीं चलाते हैं उनमें सॉफ्टवेयर जो होता है वो वल्नरेबल होता है, और क्योंकि जो एंटीवायरस होता है उस पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं बार बार। तो कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन पैसे खर्च बार बार नहीं करता, वो एक ही बार लेते हैं और उसी को सालों साल चलाते रहते हैं। अब देखो, ये जो पेपर में छेड़छाड़ करना है, जैसे कि लीक करना है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे 180 क्वेश्चन लीक करने हैं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी की सेटिंग ऐसी हो, क्योंकि बड़ी कोचिंग जिनका 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू है, ये अगर 100 करोड़ रुपए किसी को दे भी दें कि इस चीज़ में छेड़छाड़ करनी, हमारे 50 बच्चे, इन 50 बच्चों के नंबर अच्छे आने चाहिए, बहुत आसानी से कर सकते। किसी भी हैकर को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो वो कम से कम 25-30 कंप्यूटर तो आराम से हैक कर देगा। और कितने करने हैं उसको? 25-30 कंप्यूटर में 25 से 30 क्वेश्चन ही सही करना है। गलत भी दबा दो तो ऑटो करेक्ट के हिसाब से वो सही हो जाए। उसको कोडिंग इतनी अच्छी आती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंप्यूटर हैक ना हो सके। क्योंकि बड़े बड़े जितनी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक ले लो, बैंक के सर्वर्स भी हैक होते हैं। उनमें भी कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पे वो कुछ अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते तब वहाँ से लूप होल निकाल लेते हैं। फिर ये तो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इसमें तो लूप होल निकालना बाएं हाथ का खेल है। और जितने भी एक 17-18 साल के बच्चे ने करके भी दिखा दिया कि भाई तुम्हारी वेबसाइट कितनी ख़राब है। और इतना बड़ा डेटा हैंडल करना, इतने सारे कंप्यूटर्स को हैंडल करना, ये तो कोई जादुई चीज़ है, क्योंकि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना ही इतने बड़े डेटा सर्वर्स हैं जो एक साथ 30-35 लाख कंप्यूटर एक साथ हैंडल कर सकें। अगली चीज़ ये है नीट में कि अगर जैसा पेपर जेईई जैसा होता है नॉर्मलाइजेशन में, तो फिर रैंक कैसे डिसाइड होगी? रैंक उस हिसाब से डिसाइड होगी कि जिस जिस शिफ्ट में बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है उस शिफ्ट में किस बच्चे ने कितना दूसरे से बेहतर किया। भले ही उसको सब कुछ आता हो, तब भी उसकी रैंक लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं, कोई भी उसका तुक नहीं होगा, जैसा कि जेईई में होता है। और एक पेपर नहीं, आप जितने भी सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कंप्यूटर होते हैं, आप टीचर से पूछ के देख लीजिए क्या ये हैक नहीं हो सकता है। ज़्यादातर टीचर्स यही कहेंगे कि आराम से हैक हो सकता है। और पूरा हैक तो करना भी नहीं होता किसी को, सिर्फ 25-30 क्वेश्चन कर दिए वही बहुत है, और उसी में बच्चे का अच्छे खासे स्कोर बढ़ जाएंगे। और जो जितनी भी कोचिंग कंपनीज़ हैं उन सभी कोचिंग कंपनीज़ को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वे बच्चों को एक तरीके का एडवर्टीज़मेंट समझ के रखते हैं। बच्चों को ये लगता है कि उनकी वाहवाही हो रही है, उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, उनको पर्क्स मिल रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। वास्तविकता में ये होता है कि जितने भी बच्चे ये सब करते हैं, वे कोचिंग का नाम लेते हैं तो कोचिंग की एडवर्टाइजमेंट होती है। और कोचिंग वाले भी इतने शातिर हैं कि एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसके पीछे 5-5 10-10 हज़ार बच्चों को भर्ती करा लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, और होना जाना उन 5-10 हज़ार बच्चों का बिल्कुल नहीं होता है। ये जितनी भी कोचिंग्स होते हैं ये पहले से ही अपने बच्चे सेलेक्ट करके रखती है, या तो स्कूल के इसमें कर ले, स्कूल जब चल रहा हो तब कर ले, या फिर ये कुछ टेस्ट लेते हैं ऐसे उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो रैंकर्स होते हैं बेसिकली वो पहले ही छांट लिए जाते हैं